नमो बुद्धाय जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने इसके पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया एनसीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, एनसीएफ 2005। और क्या कंप्लीट हुआ हमारा? आरटी हमारा क्या 2009। और इसके बाद एनईपी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है 2020। फिर इसके बाद हिंदी जो है, हिंदी पेडागोजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो पहले इसको देख लें, ठीक है। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये चीज़ें आप देखे रहेंगे पहले से, तो आगे का और अच्छे समझ में आएगा। और ये हमारा इस समय मैथ का चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मैथ में भी हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा होने वाला है सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण। सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण। इसके पहले हमने पढ़ा वेन हिले का। वेन हिले हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेन हिले में हमने बताया था 4 स्टेज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण क्या होता है। सममित क्या होता है? सममित मतलब होता है समान। सममित मतलब समान स्वरूप, ठीक है। तो सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण। सममित रेखाएं मतलब एक ऐसी रेखा खींचनी होती है, काल्पनिक रेखा, जिससे कि अब प्रतिचित्रण मतलब फिगर होता है। इसको अच्छे से पहले समझिए, प्रतिचित्रण और सममित रेखाएं क्या होती हैं। कोई आपको ऐसा वर्ड दिया रहेगा, चाहे ABCD का होगा, चाहे क ख, कुछ भी दे सकता है, चाहे गिनती का। उसको आपको ऐसी काल्पनिक रेखा उसमें खींचनी होती है, ड्रॉ करना होता है, जिससे कि वो हूबहू दूसरी आकृति, दोनों आकृति सेम दिखे। बात समझ में आई? दोनों आकृति सेम दिखनी चाहिए आपको। एक काल्पनिक रेखा, चाहे वो ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं, चाहे वो क्षैतिज, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे परपेंडिकुलर, आप दोनों तरीके से खींच सकते हैं। बस उसमें देखना है कि हूबहू जैसे ऊपर बन रहा है वैसे नीचे बन रहा है कि नहीं, या जैसे राइट में बन रहा है वैसे लेफ्ट में बन रहा है कि नहीं, यही इसमें आपको देखना होता है। और इससे फ़ायदा क्या? सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण का सेंस ये होता है, इससे फ़ायदा होता है कि बालक के अंदर जो स्थानिक चिंतन है उसमें बढ़ावा, सृजनात्मक सोच डेवलप होता है, नई चीज़ की उत्पत्ति करने की उनके अंदर क्या होती है? क्षमता विकसित होती है। इसीलिए इसको मैथ में डाला गया है। मैथ में इसको इसीलिए डाला गया है ताकि बालक के स्थानीय चिंतन, सृजनात्मक सोच और नई नई चीज़ बनाने की उसके अंदर क्या एक क्षमता डेवलप होती है। तो इसमें लिखा गया है, साफ साफ देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या इसमें डाला हुआ है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आके यहाँ पे भी आप लोग को लिखता, लेकिन ऐसे क्या है कि समय ज़्यादा। तो ऐसे क्या, अगर मैं पहले से लिख के रखा हूँ तो जिसमें समय आपको बचेगा, आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे बस समझाना रहेगा कम समय में। वैसे नेट ज़्यादा ख़त्म होगा आपका और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो देखने में आपको बोरियत फील होगा। इसलिए हम लिख के लाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा समय आपको देना ना पड़े इसके ऊपर, क्योंकि सीटेट एग्जाम बहुत जल्दी ही होगा। तो सममित और प्रतिचित्रण हमारे गणितीय शिक्षण का एक अनिवार्य भाग है। ये भैया क्या है? अनिवार्य भाग है। ये हमारे शिक्षण का एक अनिवार्य भाग है। सममित और प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देती है। किसको? स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देती है। चिंतन भैया कब हम करते हैं? जो चीज़ें हमको अगर चिंतन करने के लिए कोई क्या होना चाहिए? चिंतन करने के लिए आपके पास कोई क्लू होना चाहिए, मतलब कोई जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी के बारे में कोई जानकारी होगी तभी आप चिंतन करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप चिंतन नहीं करेंगे। रास्ते में आते जाते मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, लेकिन आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर कोई जो आपसे परिचित है, अगर उससे संबंधित या उसके नाम से संबंधित या उसके कार्य से संबंधित या उसके चेहरे के संबंधित या उसके फेस या उसके पहनावे ओढ़ावे या उसका कुछ न कुछ, अगर आप जितने लोगों को जान रहे हैं, अगर उससे सिमिलर कोई चीज़ किसी में दिखेगी तब आप चिंतन करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो चिंतन नहीं करेंगे। तो कहा जाता है ये कि चिंतन करने के लिए कोई न कोई क्लू होना चाहिए, कोई न कोई ज्ञान होना चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी उसी के आधार पर आप चिंतन कर पाएंगे, नहीं तो चिंतन नहीं होगा। चिंतन हम कब करते हैं? जब हमें कुछ जानकारी होती है और कुछ जानकारी और प्राप्त करनी होती है तब हम चिंतन करते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आएगी। सममिति और प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देती है। स्थानिक जो उसके आसपास चीज़ें की बात कर रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रतिचित्रण त्रिविमी विचार का मतलब होता है बहुमुखी, चारों तरफ से सोचना, एक तरह से नहीं। ये नहीं कि बस किसी के बारे में बस केवल पॉजिटिव सोचना, किसी के बारे में बस केवल नेगेटिव सोचना।
मतलब सारे पक्षों के बारे में सोचना को क्या कहलाता है, त्रिविमीय विचार। ठीक है, कई तरीके से सोचना, एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में कई तरह से सोचना समझना, उसको जानना कि सही क्या है, गलत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, चारों तरफ से सोचना किसी एक वस्तु के बारे में, वही क्या कहलाता है, त्रिविमीय विचार। अब किसी पर्सन के बारे में अगर कोई आपसे मिल रहा है तो उससे मिलने के पहले क्या करेंगे, अगर आप मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या करेंगे, उससे सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे ना। किसी से आपका कोई संबंध है तो उसके सारे पक्षों को जानने की कोशिश आप करेंगे। तो ये कहता है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना। ये पॉइंट याद रखिएगा, किसको, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करता है, मतलब उसे बढ़ावा देता है। प्रोत्साहित मतलब होता है बढ़ावा देना। तो क्या करता है, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है, उसे अंदर से तत्पर करता है कार्य को करने के लिए। बात समझ में आई? उसे क्या करता है, बढ़ावा देता है कि और बेहतर कर सके, उससे उत्साह, उसका उत्साहवर्धन करता है, उसको अंदर से एक ऐसी एनर्जी देता है जिससे और कार्य को करने में सक्षम हो और कार्य करने में उसका मन लगे। बात समझ में आई? तो प्रोत्साहित करना मतलब किसी को बढ़ावा देना। तो क्या कह रहा है कि प्रतिचित्रण त्रिविमीय विचार क्षमता को बढ़ावा, मतलब ये प्रतिचित्रण क्या करता है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी या ऐसा ये कह सकते हैं, एक ऐसी सोच विकसित करता है जिससे कि आप कई तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलिए, अगला क्या कह रहा है, सममिति का विचार हमारे मन में तब आता है जब एक आकृति बिल्कुल दूसरी आकृति की तरह दिखे। बात समझ में? हमने क्या कहा कि आप किसी के बारे में चिंतन तभी करेंगे जब हूबहू उसी की तरह कोई और पर्सन दिख जाए। तब आप किसी के बारे में चिंतन तब करेंगे जब उससे संबंधित जिसको आप जानते हैं, अगर उससे संबंधित कोई चीज़ किसी और में दिख रही है, तब आप क्या करेंगे, चिंतन तब करेंगे भैया फला आदमी ऐसा था, उसी तरह देखो वो भी दूसरा है, बस उसका फेस तो वही है लेकिन उसका चलने का तरीका अलग है, बोलने का या तो किसी तरह से सिमिलर बस होना चाहिए। जब सिमिलर होगा ना तब जाके आप चिंतन करेंगे। अगर किसी के बारे में चिंतन करने के लिए कोई न कोई क्या होना चाहिए, आपको कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप चिंतन करेंगे, नहीं तो चिंतन नहीं होगा। किसी के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी करते हैं जब उसके बारे में कुछ चीज़ें हमको पता होता है। आगे ये अगला कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाले दो भागों में विभाजित करना होता है तो, ध्यान से पढ़िएगा, जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाली दो भागों में विभाजित करना होता है तो उसे मोड़ते हैं या घुमाते हैं, या कहें कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा को आरेखित करते हैं जो उसे समान दिखने वाली दो भागों में बराबर बराबर क्या करे, काटे। समान दिखने वाली भागों में बांटी हो उसे सममित रेखा कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार फिर सुनिए कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या कर रहा है, ठीक एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक उसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक वस्तु कोई आपके पास है, ठीक वैसे ही दूसरी वस्तु दिखाई दे, उस वस्तु को ऐसे दो भागों में हम क्या करते हैं, चाहे काटेंगे चाहे उसको मोड़ेंगे, कैसे भी करके उसको दो भाग में ऐसे विभाजित करेंगे जैसे कि हूबहू दोनों देखने में क्या लगे, सेम लगे। किसी वस्तु को दो भागों में काटिए, अब उससे दो भागों में इस तरह से काटना है कि दोनों वस्तु सिमिलर दिखे, समान दिखे, और जो काटने वाली जो लाइन होगी उसी को हम सममित रेखा कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ आगे, और देख लीजिए एक पॉइंट, प्रतिचित्रण अनुमानित अनुपातिक, ठीक है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचनाओं को प्रोत्साहन करता है। अनुपातिक मतलब यहाँ सीधे सीधे आप सेंस लगाइए, अनुपात किसे कहते हैं भैया, अनुपात उसे कहते हैं जो दो भागों में विभाजित करे। 1/2 लिखते हैं तो जो बीच में लाइन लगाते बाटे वाला वो क्या करता है, उसी को वो विभाजित करता है, 1 संबंध 2, 2 संबंध 4, मतलब किसी न किसी अनुपात में विभाजित करना। तो ये कह रहा है कि प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचनाओं को प्रोत्साहन करता है। अगला पॉइंट है, प्रतिचित्रण का कई गणित के कई विषयों के साथ समाकलन है। समाकलन मतलब प्रतिचित्रण को हम कई विषयों के साथ जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। प्रतिचित्रण को कई विषयों के साथ जोड़ के हम क्या करते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब ये तो बातें समझ में आएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। आगे क्या बताया कि दो भागों में आपको क्या करना है, विभाजित करना है।
दो भागों में ऐसे विभाजित करना है कि दोनों आकृति हूबहू क्या दिखे, सेम दिखे। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है भैया, क्वेश्चन दो तीन तरीके से बनेगा, या तो आपको भाषाई आधार पर बनेगा या तो कुछ लिख के दे देगा, उस आधार पर बनाएगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए ये है टी, ये क्या है टी। ड्राइंग थोड़ा अच्छा है मेरा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया टी। टी के बाद ऐसे ही कुछ और दे देगा आपको। आप मान लो यहाँ पे दे दिया बी, दे दिया बी, यहाँ पे दे दिया आपको मान लीजिए सी, यहाँ पे दे दिया डी, यहाँ पे दे दिया भैया ई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देगा। हमने क्या बताया कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दो तरीके से लेते हैं। अब या तो आप ऐसे काटेंगे या तो ऐसे काटेंगे, दो तरीके से काटेंगे और देखना है कि इसमें सममित रेखाएं बन रही हैं। अगर हम इसको ऐसे काटें, इसको आप अगर ऐसे काटते हैं तो क्या, अगर यहाँ से आप आधा आधा काट देते हैं तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें सममित रेखाएं ऐसे नहीं होगी। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काट दें तो देखिए जैसा ये इधर दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, तो ये सममित रेखा इसमें कितनी है, एक, इसमें एक सममित रेखा बनेगी। इसमें देखिए अगर ऐसे काटेंगे तब तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसको ऐसे काटेंगे तो दिखेगा, जैसा ऊपर वाला वैसा नीचे वाला। तो इसमें भी कितना है, इसमें भी सममित रेखा एक है। अभी हमने पढ़ा ना कि कोई वस्तु को इस प्रकार हम क्या करेंगे, चाहे मोड़ेंगे चाहे काटेंगे, कि जैसे हूबहू दूसरे आकृति सेम दिखे। अब अगला अगर मान लीजिए हम ई को ऐसे काटते हैं यहाँ से, तब तो अलग दिखेगा, लेकिन अगर इसी ई को हम ऐसे काट दें तो जैसा ऊपर वाला वैसा नीचे वाला भी दिख रहा है। तो यहाँ भी बात समझ में आ गई। अब अगला देखिए, अगर सी को हम यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो जैसा ये दिख रहा है वैसा नीचे भी दिखेगा। अगर इसको मोड़ देंगे तो सेम वैसे होगा, इसको मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको मोड़ देंगे तो, अब देखिए इसको जब मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से अगर मोड़ देते हैं आप तो ये बनेगा, मोड़ेंगे तो ये बनेगा। अब जैसे खोलेंगे तो ये नीचे वाला फिर खुल जाएगा। बात समझ में आई, ये नीचे वाला खुल जाएगा। तो मोड़ते हैं कितने तरीके से। अब इसमें भी एक तरह से, इसमें भी यहाँ से करेंगे तो एक सममित रेखा बन जाएगी, जैसे ये वैसे ये, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो सीधा वाला ये नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक एक बन रहा है, इसमें भी एक बन रहा है, इसमें भी एक बन रहा है। अब आपसे पूछेगा कि ABCDEFGH जो टोटल A से Z तक है, जो A से Z तक है, उसमें कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें दो सममित रेखाएं बनेंगी, जिसमें दो सममित रेखाएं बनेंगी। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो देखिए कौन सा है, ABC O। देखिए O में क्या होगा, दो सममित रेखा बन जाएगी। O में दो सममित, यहाँ से इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी। अगर इसको मोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो इसमें दो सममित होगा। और कोई है ऐसा, और एक हो सकता है हमारा X। क्या हो सकता है भैया, X हो सकता है। और हमारा X हो जाए, एक यहाँ से काट सकते हैं, एक यहाँ से। और कोई नंबर, तो ऐसे ही आपको दे देगा और आपको ढूंढना रहेगा। देखिए O में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब तो ABCD, अब तक तो ABCD पे आ रहा था, क्या पता अब 1 2 पे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या पता इस पे आ जाए। अब क्या पता इस पे भी आ सकता है, क ख ग, जिसमें वह क्या है, वह ऐसा है कि हम इसको दो भागों में काट सकते हैं, हूबहू ऐसे ही दिखेगा। वो में दिखेगा, वह में दिखेगा। ऐसे ही आपको कुछ भी दे सकता है। आपको दिमाग लगाना है कि सममित रेखा कितनी उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने पर हमको सेम हूबहू ऐसा दूसरा भी फिगर दिखना चाहिए। तो सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण क्या होती हैं, स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देती हैं, एक सृजनात्मक सोच को डेवलप करती हैं। ये गणित का एक अभिन्न हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सममित रेखा में यहीं से क्वेश्चन आएगा, और कुछ खास नहीं है,
और क्या आ सकता है, एफ हो गया, पी हो गया, एल हो गया, एफ होगा नहीं होगा, एल टी में आ जाएगा। तो ये सममित रेखाएं अब क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अगला क्या हमारा गणितीय खेल और पहेलियाँ। क्या है, गणितीय खेल और पहेलियाँ। तो गणितीय खेल और पहेलियाँ क्यों ज़रूरी है मैथ में, ये पहले जान लीजिए। गणितीय खेल और पहेलियों से जो चिंतन करने की, जो कल्पना करने की जो भावना होती है, उसका क्या होता है, विकास होता है। और उसमें निर्णय लेना, जैसे कि कोई भी खेल होगा या कोई भी खेल होगा तो खेल दो या दो से अधिक लोग ही खेलते हैं। अब उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना होता है कि झगड़ा ना हो, मार ना हो, बहस ना हो। फिर खेलने के दौरान किन 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 चीज़ों पर ध्यान देना है, किस लिए खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना है, इन सारे चीज़ों का क्या है, बालक के अंदर क्षमता बढ़ती है जानने की कि निर्णय क्या लेना है, सही क्या है, गलत क्या है, कब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। उसमें अपने अंदर एक नेतृत्व की भावना और एक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आइए देखिए, समझ में आ जाएगा देखते ही। इसीलिए मैं पहले ही साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ दे रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मैंने सारे पॉइंट को ही कवर किया है, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। पहला क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक खिलाड़ियों द्वारा खेले जाते हैं। तो भैया सही बात है, खेल तो हमेशा दो या दो से अधिक खिलाड़ियों से ही खेले जाएंगे। पहेलियाँ तभी होगी जब दो चार लोग होंगे एक साथ। आगे, खेल चुनौतीपूर्ण होते हैं। कोई भी खेल होते हैं चुनौतीपूर्ण होंगे। जब तक चुनौती नहीं रहेगा तब तक उस खेल में मज़ा आने वाला नहीं है। चाहे आप चेस खेल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, चुनौती होती है। और चुनौती के साथ साथ कुछ शर्तें भी होती हैं। हर खेल का अपना अपना शर्त होता है। जैसे क्रिकेट खेलते होंगे तो 6 बॉल फेंकना है, उसमें एक शर्त है। और कितने प्लेयर होते हैं ये उसकी शर्त है। क्या उसकी बाउंड्री है ये शर्त है। पिच क्या है, मतलब हर खेल कुछ न कुछ क्या होती है, शर्तें होती हैं और उसमें चुनौतियाँ होती हैं और उस शर्त के अनुसार ही वो खेल खेला जाता है। और इसकी अस्पष्ट संरचना वाले होते हैं। ये अस्पष्ट संरचना वाले मतलब इसमें कंफर्म होता है कि कितने प्लेयर होंगे, कौन कौन प्लेयर में क्या क्या होगा, किसका क्या स्थान होगा, किसको कौन सा कार्य करना है, ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं हमारी पहले से ही। अब कह रहा है निश्चित अंतिम बिंदु, मतलब आपको एक पॉइंट दिया रहेगा कि उसका निश्चित बिंदु क्या है। जैसे हर खेल में जीत और बहुत सारे खेल में जीतना हारना। रनिंग में क्या होता है कि आपको रनिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, ये पॉइंट फिक्स होती है पहले से फिक्स होता है। और उस रनिंग में बहुत लोग भाग लेते हैं तो एक तरह से वो खेल है। एक तरह से क्या वो खेल ही है, एक तरह से नहीं, वो खेल है। उस खेल में एक पॉइंट निश्चित होता है, उसमें चुनौती है कि हमको एक दूसरे से आगे जाना है, उसमें टाइम फिक्स होता है। खेल तभी सफल माना जाएगा जिसमें चुनौती हो, समय कम दिया जाए ताकि बालक और अंदर से तत्पर होकर उसके कार्य करें। तो अगला क्या कह रहा है कि विशिष्ट गणितीय ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। अब विशिष्ट गणितीय ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। अब मान लीजिए किसी खेल में टाइमर लग गया तो आपके माइंड में हमेशा चलता रहे कितने टाइम में हमको इसको कंप्लीट करना है। तो हमको कंप्लीट करने के लिए कौन शॉर्ट मेथड अपनाएं या कैसे अपने आप को मेंटेन करें या क्या चीज़ें करें या किन किन चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे हम जो समय दिया गया उस समय में ही उस गोल को हम क्या करें, प्राप्त कर सकें। इन सारे चीज़ों की जो क्षमता होती है, तालमेल बैठाना होता है, जो सामंजस्य की जो भावना होती है बालक के अंदर ये डेवलप होती है। इसलिए गणितीय खेल और पहेली को क्या है, मैथ में रखा गया है, जिससे वो फैसला करने में समर्थ बन सके और अपने जो भी कर्म है उससे क्या कर्मठ बन सके, सत्यता, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकें, इसलिए बनाया गया गणितीय खेल और पहेलियाँ। आगे ये हल करने की चरण। अच्छा, गणित जैसे हल करने के चरण, जो गणितीय खेल और जो पहेलियाँ हैं इसके हल करने के चरण क्या क्या होते हैं, क्या दिया गया। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या दिया गया है और उसके बाद क्या आपको खोजना है। और तीसरा कह रहा है कौन सा परिणाम खोजने में सहायक है, मतलब आपको जिस परिणाम तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए सहायक हो सकती हैं, उन चीज़ों को क्या करना, खोज करना। अगला क्या कह रहा है, चौथी पॉइंट है खेल पूर्ण होने का समय कम होना चाहिए। जब खेल का समय बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, उसमें ज़्यादा लोग सक्रिय नहीं होते हैं। जैसे वनडे क्रिकेट देख लीजिए, वनडे के बाद टेस्ट कोई मैच नहीं देखता है, वनडे थोड़ा बहुत लोग देखते हैं। जैसे 2020 आता है, 2020 तो 100 में लगभग 70% लोग देखते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं हो चाहे पुरुष सब लोग देखते हैं। तो
तो जिस चीज़ में जितना चुनौती होगा, जिसमें समय का बाउंडेशन होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा क्या अपने आप को बैलेंस करने की क्षमता बनेगी। जैसे आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 1-1.5 घंटे पहले तो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो रहा है, 1 ही घंटे में आपको करना है। तो आपको तालमेल बैठाना है, किस किस पॉइंट पे फोकस करना है, किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, किस पे कितना समय देना है। इन सब सारी चीज़ों की जो क्षमता है आपके अंदर, ये क्या है, गणितीय खेल और पहेलियाँ से आती हैं कि पहले किस किस पक्ष पे ध्यान दिया जाए और किन किन पक्ष को अपने मजबूत करके जाना है वहाँ पे, और सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। इन सारी चीज़ों को क्या एक बायोडाटा कह सकते हैं, या एक रणनीति बना के क्या करना होता है, खेलना होता है। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि खेल पूर्ण होने का समय होना चाहिए। अब इसके बाद अगला जो कह रहा है हमारा 6 पॉइंट हमारा क्या है, अवसर का विशेष महत्व होना चाहिए। और हर बालक को आप खेलने के लिए क्या दें, अवसर दें, ताकि उसके अंदर गणितीयकरण आप कर सके, उसके अंदर गणितीय सोच विकसित हो सके, तर्क वितर्क करने की क्षमता आ सके, विश्लेषण करने की क्षमता उसके अंदर आ सके, तुलना करने के लिए उसके अंदर क्षमता हो सके कि तुलना कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को क्या ध्यान में रखते हुए आपको हर बालक को खेलने का या पहेलियों में अवसर लेने का या हिस्सा लेने का क्या करेंगे, आप अवसर देंगे, भाग लेने का अवसर देंगे। अब इससे लाभ क्या है, लाभ में बताया भैया, नेतृत्व कर सकता है और सामंजस्य बना सकता है, और समाज में भी इसी तरह क्या एक दूसरे के प्रति वो आगे ये विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा। ये तो पहले हम लोग ऊपर वाले भी पढ़ लिए। ये मानसिक गणित से संबंधित है। ये किससे है, मानसिक मतलब बुद्धि से रिलेटेड है, मानसिक मतलब बुद्धि से रिलेटेड है, मानसिक गणित से संबंधित है, जो परिकलन में शुद्धता के साथ साथ गणना में गति प्रदान करता है। मतलब ये कहने का सेंस ये है कि एक मानसिक से संबंधित है, ये किसी कार्य की गणना या उसमें कितना और अच्छे से उसे कर सके, उसके अंदर शुद्धता या कार्य करने में गति प्रदान करता है। अगर आपको अगर कोई समय बाउंडेशन हो और समय में आपको कार्य करना हो, तो आप अंदर से क्या होंगे, एकदम तत्पर होंगे, अंदर से एकदम तत्पर होंगे कार्य को करने के लिए। मतलब आपको अंदर से एक गति देगा, आपको अंदर से कुछ न कुछ चीज़ ऐसे फोर्स करेंगी, जैसे आप कार्य को कम समय में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और क्या कर रहा है, परिकलन में मतलब शुद्धता के साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जी लाएगा कि आप शुद्धता के साथ साथ उस कार्य को कम समय में कर पाएँ। टेस्ट जैसे आप लोग देते हैं, टेस्ट में क्या होता है कि दिमाग में हमारे चलता है कि एक भी गलत भी ना हो, और पहले किस एरिया को टच करें, ठीक है, और कितने कम समय में हम इसको कर सकते हैं, उस समय को क्या करें, बांट के रखते हैं हम कि नहीं। केमिस्ट्री जैसे मान लीजिए मैथ में हमने इतना टाइम देना है और साइंस में इतना टाइम देना है, मतलब हर सब्जेक्ट को अलग अलग बांट लेते हैं। बांटने के बाद उसमें डिसाइड करते हैं कि पहले किस एरिया पे ध्यान दिया जाए, किस में हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, पहले उसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को, तीसरे को। इन सारी चीज़ों को क्या अंदर से विकसित करता है ये गणित और खेल और पहेलियाँ, ये सब क्या अंदर से उस चीज़ को एक कॉन्फिडेंस अंदर से लाता है कि आप कितने कंठस्थ हैं, किस कार्य को आप कितना निपुणता से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अंदर से क्या करता है, प्रेरित करता है, आपको गति प्रदान करता है कार्य को करने के लिए। अगला कह रहा है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना तथा सृजनात्मकता को विकसित करना। हमने बताया कि ये गणित के लिए क्या है, गणित की सोच को गणित को बढ़ावा देता है। और सृजनात्मक का मतलब होता है नई चीज़। अब होता है ना, मैथ के पहले फार्मूले से ज़्यादा लोग सॉल्व करते थे, लेकिन आज की डेट में देखिए ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मतलब वही, सृजनात्मक मतलब एक नया तरीका, सृजनात्मक मतलब एक नया तरीका ढूंढ लेना, नई खोज करना, सृजन करना, निर्माण करना। तो फॉर्मूला एक है, लेकिन कई तरह से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो क्षमता अंदर से विकसित होती है, वो गणितीय खेल और पहेलियाँ से आती है। आप क्वेश्चन को बार बार करेंगे, आप एक अभ्यास बनाएंगे, कौन सा किससे रिलेटेड है, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, इन सब पे क्या करना, फोकस करना। वही कह रहा है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना तथा सृजनात्मक सोच विकसित करना, जिससे हम कुछ और बेहतर कर सकें या बालक कुछ और बेहतर कर सके। आपको उसके अंदर ऐसी सोच डेवलप करनी है। अगला कह रहा है गणितीय कौशल उत्पन्न करना, मतलब गणित में ही गणितीय कौशल उत्पन्न करना, अभ्यास विकसित करना, ठीक है। अगला क्या है हमारा कि विभिन्न स्तर पर गणितीय अधिगम संभव, मतलब जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा उसके गणित की जो क्षमता वो धीरे धीरे क्या होगी,
बढ़ती जाएगी। बढ़ाने के लिए गणितीय खेल का उपयोग किया जाता है। इसमें सुडोको खेला जाता है, चेस खेला जाता है। इससे क्या होता है, जितना खेलते जाओगे उतना आपका स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। अगला कह रहा है कि विद्यार्थी में उत्साहित भागीदारी बढ़ती है। इससे क्या होता है, खेल कूद में बालक चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, भागीदारी लेते हैं और उसी के खेलने में उनको क्या आनंद आता है और खेलने के साथ साथ वो गणित सीख लेते हैं और गणितीकरण उनके माइंड में हम क्या है कर लेते हैं। विद्यार्थी में सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है। अगला है विद्यार्थी का अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन। हाँ ये देखिए, विद्यार्थी का अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन भी हम कर लेते हैं। विद्यार्थी को पता भी नहीं होता है कि नहीं हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, एक शैक्षिक या शैक्षिक। शैक्षिक मतलब खेल जो पढ़ाई लिखाया गया उसका मूल्यांकन, और शैक्षिक मतलब उसके साथ साथ जो उसको नहीं बताया गया उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। हमने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। विद्यार्थी निर्णय लेने, और हाँ विद्यार्थी निर्णय लेने में भी क्या होता है, सक्षम होता है। कि चेस में क्या होता है, कई चाल होती है, उसमें ये ध्यान देना होता है कि पहले किसको चला जाए, किसको बाद में चला जाए। जैसे हमने बताया कि जब एग्जाम में जाएंगे तो आप निर्णय लेते हैं ना कि पहले किस एरिया को कवर करें, पहले किसका क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका क्या करते हैं हम निर्णय लेते हैं। तो बालक के अंदर निर्णय लेने की भी भावना क्या होती है, विकसित होती है। क्या क्या विकसित होता है भैया, निर्णय लेना, सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने की भावना, निर्णय लेने की भावना, और क्या होता है शुद्धता की भावना, और गति प्रदान करता है अंदर से, सृजनात्मक सोच को विकसित करता है। तो क्या गणितीय खेल और पहेलियाँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गणितीय खेल और पहेलियाँ क्या करता है, बालक के अंदर निर्णय लेने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, अपना एक जैसे हो गया सृजनात्मक सोच, सामंजस्य, और एक कह सकते हैं कि एक अपना जो रणनीति क्या होता है, रणनीति बनाना, सामंजस्य करना, रणनीति बनाना, और सृजनात्मक सोच उसके अंदर विकसित होती है। गणित मतलब उसके अंदर एक एनर्जी या तत्पर होने की भावना या तो कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। और क्या होता है, और जब समय का बाउंडेशन रहेगा तो उस कार्य को और तत्पर होगा करने के लिए अंदर से। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से बालक के अंदर एक चीज़ें डेवलप की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।